नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथी क्योर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। अस्वस्थ जीवन शैली, गलत खानपान, हार्मोनल असंतुलन, नशीली चीजों के सेवन, उम्र बढ़ने या प्रजनन प्रणाली में किसी तरह की बीमारी या विकार होने पर पुरुष का यौन स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसके कारण पुरुष को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी उन्हीं में से एक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है? व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? यौन संबंध बनाते समय इरेक्शन न होने की वजह से पेनिट्रेशन में दिक्कत आने की समस्या को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को स्तंभन दोष या नपुंसकता भी कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित पुरुष को सेक्स के दौरान इरेक्शन बिल्कुल ही नहीं आता है, और अगर कुछ मामलों में आता भी है तो पुरुष इरेक्शन को बरकरार नहीं रख पाता है। इरेक्शन कुछ सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाता है। जब एक पुरुष सेक्सुअली उत्तेजित होता है तो उसे इरेक्शन महसूस होता है। उसके बाद उसका दिमाग प्राइवेट पार्ट की नसों में खून के प्रवाह को बढ़ाने का सिग्नल भेजता है। इसे ही इरेक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने पर पुरुष को उत्तेजित होने के बाद भी पेनिट्रेशन के लिए इरेक्शन नहीं कर पाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता दो तरह की होती है। पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म होता है। वैसे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या किसी भी पुरुष को हो सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह 40 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखने को मिलता है, जो कि पुरुष बांझपन का कारण बन सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लक्षण, सिम्पटम्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पुरुष का सेक्स के दौरान इरेक्शन और पेनिट्रेशन न होना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सबसे बड़ा लक्षण है। इसके अलावा स्तंभन दोष से पीड़ित पुरुष खुद में निम्न लक्षणों को अनुभव कर सकते हैं: यौन इच्छा में कमी आना, लिंगे में उत्तेजना लाने में परेशानी होना, समय से पहले स्खलन होना, स्खलन में देरी होना, पर्याप्त उत्तेजना होने के बाद भी सेक्सुअली संतुष्ट नहीं होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उत्तेजना को बनाए रखने में परेशानी होना। इन सब के अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित पुरुष खुद में कुछ भावनात्मक लक्षणों को अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि मन चिंतित और उदास रहना, शर्म और लज्जा महसूस करना आदि। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण, कॉजेस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अनेक संभावित कारण हैं, जिसमें भावनात्मक और शारीरिक दोनों विकारों को शामिल किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में स्तंभन दोष यानी नपुंसकता वाहिकाओं, न्यूरोलॉजिक, साइकोलॉजिक और हार्मोन से संबंधित विकारों के कारण होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मुख्य कारणों में निम्न शामिल हो सकते हैं: रक्त परिसंचरण संबंधित समस्याएं। लिंग में खून भर जाने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होती है। जब लिंग में खून भर जाता है तो उसके आधार में लगी वॉल्व बंद हो जाती है, जिसके कारण खून अंदर ही रुक जाता है। कोलेस्टेरोल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अकड़ना आदि रोग लिंग स्तंभन की प्रक्रिया में बाधा पैदा करते, जिसके कारण नपुंसकता की शिकायत पैदा हो सकती है। सर्जरी। पेल्विस की सर्जरी या प्रोस्टेट कैंसर का उपचार करने वाली प्रोस्टेट सर्जरी के दौरान अक्सर उन नसों को क्षति पहुंच जाती है जो स्तंभन को बनाए रखने में आवश्यक होती हैं। इसलिए सर्जरी के बाद होने वाली क्षति भी इस समस्या का कारण बन सकती है। डिप्रेशन। डिप्रेशन नपुंसकता के सामान्य कारणों में से एक है। यह एक शारीरिक डिसऑर्डर के साथ साथ एक मनोरोग भी है। शराब का सेवन। लंबे समय तक शराब का सेवन करने से नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। शराब या सिगरेट का अत्यधिक सेवन प्रजनन क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। चोट। रीढ़ की हड्डी या पेल्विक में चोट लगाने पर स्तंभन उत्तेजित करने वाली नस कट या फट सकती है, जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। हार्मोनल विकार। टेस्टिकुलर फेलियर और पिट्यूटरी ग्रंथि संबंधित समस्याएं या कुछ अन्य प्रकार की दवाओं का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन में कमी आ सकती है, जिससे स्तंभन दोष का खतरा बढ़ जाता है। इन सब के अलावा दूसरे भी ऐसे कारण हैं जिनसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसमें कैंसर से पीड़ित होना, कैंसर का उपचार कराना, हीरोइन, गांजा और कोकीन का सेवन और कुछ खास प्रकार की दवाओं का सेवन करना शामिल हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन।
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के खतरे को बढ़ाने वाले कारक निम्न हैं। मोटापा, डायबिटीज, धूम्रपान करना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरोल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तंबाकू का सेवन करना। ऊपर दिए गए कारकों को ध्यान में रखकर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के खतरे को कम या खत्म किया जा सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जांच, डायग्नोसिस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जांच करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों और स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। जांच की मदद से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सटीक कारण और अंतर्निहित स्थिति के कारणों का पता चलता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जांच करने के लिए डॉक्टर निम्न जांचों का सुझाव कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षण। इस दौरान डॉक्टर लिंग और वृषण की जांच करते हैं। साथ ही उत्तेजना की जांच करने के लिए डॉक्टर नसों को चेक कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनते हैं और प्रोस्टेट की जांच करने के लिए रेक्टल एग्जाम भी कर सकते हैं। खून जांच। खून जांच के दौरान खून का सैंपल लेकर उसे लैब भेज दिया जाता है, जहां इसके जरिए दिल से संबंधित बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्टेरोल और दूसरी स्थितियों की जांच की जाती है। यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट को मूत्र विश्लेषण भी कहते हैं। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर पेशाब का सैंपल लेकर डायबिटीज और दूसरी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की जांच करते हैं। अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को अस्पताल या लैब में एक विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। इसके दौरान डॉक्टर वाहिका संबंधित समस्या की पुष्टि करते हैं। जांचों के परिणाम के आधार पर डॉक्टर इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उपचार कई तरह से किया जाता है। मुख्य रूप से इस बीमारी का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है, जिसकी पुष्टि जांच के दौरान होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एग्नस कैस्टस 30 2 बूंद दिन में 3 बार। कैलेडियम सेग्विनम 30 2 बूंद दिन में 3 बार। सेलेनियम मेटालिकम 30 2 बूंद दिन में 3 बार। फॉस्फोरिकम एसिडम 30 2 बूंद दिन में 3 बार।